हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने द थियोरी ऑफ सेकंड बेस्ट एक्सप्लेन किया था और हमने अदर स्टैटिक इफ़ेक्ट्स या बेनिफिट्स फ्रॉम कस्टम यूनियन देखे थे। ये वाले वीडियो में हम डायनामिक बेनिफिट्स फ्रॉम कस्टम यूनियन कवर करेंगे। Besides the static welfare effects discussed earlier, the nations forming a custom union are likely to receive several important dynamic benefits. These are due to increased competition. किस बेसिस पे डायनामिक बेनिफिट्स आते, चेंजिंग बेनिफिट्स आते हैं? एक है इंक्रीज्ड कंपटीशन के वजह से, क्योंकि हमने देखा कि कैसे कस्टम यूनियन फॉर्म करने के वजह से अब आप दूसरे जो मेंबर हैं उस कस्टम यूनियन के, उन मेंबर के नेशन में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ आप compete करते हो, तो इंक्रीज कंपटीशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाता है, स्टिमुलस टू इन्वेस्टमेंट एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाता है। तो ये डायनामिक बेनिफिट्स इन रीजंस की वजह से डेवलप होती है। दीज विल बी एग्जामिन्ड इन टर्न। The greatest dynamic benefit from the formation of custom union is increased competition that is likely to result. So एक एक करके इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज कि कस्टम यूनियन फॉर्म करने के वजह से इंक्रीज कंपटीशन होता है। दैट इज in the absence of custom union, producers, especially those in monopolistic and oligopolistic market. Monopolistic market क्या है कि जो monopoly प्लस परफेक्ट कंपटीशन का कॉम्बिनेशन है, राइट? कि थोड़े प्रोड्यूसर्स हैं बट दे आर सेलिंग होमोजेनस प्रोडक्ट। तो मोनोपोली के भी थोड़े फीचर्स हैं लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के भी थोड़े फीचर्स हैं। ओलिगोपोलिस्टिक कौन सा है? ओलिगोपोलिस्टिक, इसमें मोनोपोलिस्टिक में थोड़े डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो डिफरेंशिएटेड क्यों? होमोजेनस पूरी तरीके से होमोजेनस नहीं होते, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। ओलिगोपोलिस्टिक फ्यू प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये अगर एब्सेंस ऑफ कस्टम यूनियन, जब कस्टम यूनियन में नहीं आए हो उसके पहले अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, दे आर लाइकली टू ग्रो स्लगिश एंड कॉम्प्लेसेंट बिहाइंड ट्रेड बैरियर्स। तो ट्रेड बैरियर्स की वजह से वो अपना प्रॉफिट देखेंगे, बढ़ते जाएंगे, एक तरीके से मोनोपोली होते जाएंगे। बट व्हेन कस्टम यूनियन इज फॉर्म, ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर नेशंस आर एलिमिनेटेड. Producer in each nation must become more efficient to meet the competition of the other producer within the union, merge or go out of the business. तो अगर जब ट्रेड बैरियर्स नहीं निकाले गए या कस्टम यूनियन में नहीं है तो वो क्या करेंगे? नहीं, हमें इतना कमाने नहीं मिल रहा है, टैरिफ लग जाता है, टैरिफ देना पड़ता है, ये वो, प्रोडक्शन कम कर देते हैं ये। तो अब क्या होगा? कस्टम यूनियन बनने के वजह से ट्रेड बैरियर्स सारे निकल जाएंगे और साथ ही साथ आप दूसरे नेशन के जो मेंबर नेशन है उनके प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर या यूनियन बनाकर या अलग रहकर भी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना सकते हो। और इस वजह से क्या होगा? जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली यूज़ होंगे। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कंपटीशन इज़ ऑल्सो लाइकली टू स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा तो अच्छा यूटिलाइजेशन हम करना चाहेंगे टेक्नोलॉजी का। ऑल ऑफ दीज एफर्ट्स विल कट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, क्योंकि जहाँ पे भी ये बात होती है कि कंपटीशन जहाँ पे भी आ जाता है तो वहाँ पे कॉस्ट कट होने का चांसेस बहुत हाई होता है, क्योंकि आप लेस टाइम में ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का ऐसे बनाने की कोशिश करते हो कि आपको compete करना है दूसरे से। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन में भागते हैं कि चलो ठीक है कि वो बंदा ये बना रहा है तो हम ये चीज़ बना लेते हैं। तो स्पेशलाइजेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। टू द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर, ऑब्वियसली बेनिफिट कंज्यूमर को भी मिलता है। अ कस्टम यूनियन मस्ट ऑफ कोर्स बी केयरफुल बाय पासिंग एनफोर्समेंट एंड एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन that such oligopolistic practices as collusion and market sharing agreement, which earlier might have restricted competition nationally, are not replaced by similar union-wide practices after the formation of custom union. लेकिन एक ये भी चीज़ है कि जब आप कस्टम यूनियन बनाते हो
उसके बाद ध्यान दो कि जो प्रोड्यूसर है वो आपस में मिलकर कोई ऐसी अग्रीमेंट ना बना दे जो कि ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट की तरफ जाए, ना कि कंपटीशन की तरफ। इसका मतलब क्या है समझो। फॉर एग्जांपल देयर आर 6 प्रोड्यूसर, 1 2 3 4 5 6, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने एकजुट होके फॉर्म कर दिया, एक साथ मिलकर अग्रीमेंट साइन कर दिया और उन्होंने बोला प्राइस इतना रखो या क्वांटिटी इतना सेल करो, तो वो एक तरीके से मोनोपोली या ओलिगोपोली के टाइप हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये फॉर्म ना हो। द यूरोपियन यूनियन हैज़ अटेम्प्टेड टू डू जस्ट दैट, तो यूरोपियन यूनियन ने ये भी ध्यान में रखा है। सेकेंड पॉसिबल बेनिफिट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन इज़ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। These are likely, custom union is that economies of scale are likely to result from the enlarged market. जितना मार्केट ज़्यादा होगा उतना economies of scale होगा। economies of scale क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, अगर आप उसका एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो 2-3 लाइन में तो आप वो लिख सकते हो। However, it must be pointed out that even a small nation that is not a member of custom union can overcome the smallness of its domestic market and achieve substantial economies of scale in production by exporting to the rest of the world. देखो, economies of scale मार्केट बढ़ने के वजह से तो होगा ही होगा, क्योंकि आप कस्टम यूनियन में आ गए तो मार्केट आपका बढ़ गया। ए नेशन था, बी नेशन था, अलग अलग मार्केट था, लेकिन अब एक साथ आ गए तो मार्केट बढ़ गया, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। लेकिन वो नेशन जो स्मॉल नेशन है और वो कस्टम यूनियन में नहीं आ रहे हैं, तो वो भी अपना इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोडक्शन में कर सकते हैं। बाय व्हाट? बाय एक्सपोर्टिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज फाउंड दैट प्लांट्स इन मेजर इंडस्ट्रीज in such relatively small nations as Belgium and Netherlands were already of comparable size to US plants before the join of EU, and thus already enjoyed substantial economies of scale by producing for the domestic market and for export. तो ये एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हुआ है कि जो छोटे नेशन है, भले ही वो कस्टम यूनियन में नहीं है, फिर भी कस्टम यूनियन में आने के पहले, यूरोपियन यूनियन में आने के पहले बेल्जियम एंड नेदरलैंड जो थे, उनके इंडस्ट्रीज़ जो है, प्लांट, फ्यू इंडस्ट्रीज़ के प्लांट्स जो हैं उसमें उन्होंने सब्सटैंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोडक्शन में दिखा बिफोर जॉइनिंग EU. Nevertheless, significant economies were achieved after the formation of EU by reducing the range of differentiated product manufactured in each plant and increasing production run. तो इसके बाद ठीक है, भले ही वो पहले EU ज्वाइन होने से पहले अच्छे से कर रहे थे, EU में ज्वाइन होने के बाद भी दे इंक्रीज्ड देयर दिस थिंग फॉर्म प्रोडक्शन बाय व्हाट? तो जब EU फॉर्म हुआ उसके बाद दे रिड्यूस द रेंज ऑफ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? होमोजीनियस लेकिन थोड़े डिफरेंट। जैसे हम बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स है, यू हैव ऑलमोस्ट सेम है, कोल्ड ड्रिंक्स सारे एक ही चीज़ है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम बोलते हैं, लेकिन अलग अलग फ्लेवर्स है, यू हैव पेप्सी, कोका कोला, फैंटा, स्प्राइट। तो वैसे ही डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो मैन्युफैक्चर्ड इन ईच प्लांट, वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का रेंज कम कर दो, यानी ज़्यादा मत रखो, रेंज कम करो और प्रोडक्शन को बढ़ाओ, वो ये चीज़ करने लगे। Another possible benefit is the stimulus to investment to take advantage of enlarged market and to meet the increased competition. Obviously, जहाँ पे मार्केट बढ़ गया तो अब सप्लाई मैं बढ़ा सकती हूँ एज अ प्रोड्यूसर, लेकिन सप्लाई बढ़ाने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, दूसरे जगह से हम कैसे बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा? एक है कंपटीशन ज़्यादा है, जैसे मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट वही था कि कंपटीशन ज़्यादा है, तो मुझे ऐसे लार्ज प्रोडक्शन करना पड़ेगा कि मेरा कॉस्ट कम हो। तो वो कैसे होगा? उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट इज़ अनदर पॉइंट, लाइक कस्टम यूनियन के वजह से इन्वेस्टमेंट भी एक बेनिफिट होता है।
Furthermore, the formation of custom union is likely to spur outsiders to set up production facilities within the custom union to avoid the trade barriers imposed on non-union products. तो इन्वेस्टमेंट FDI करो, हमारे यूनियन मेंबर्स में आके आप प्रोडक्शन करो, वो भी होता है. These are the so-called tariff factories. तो ये इन्हें tariff factories कहते हैं. Massive investment that US firms made in Europe after 1955 and again after 1986 can be explained by their desire not to be excluded from this rapidly growing market. तो यूरोप जैसे जैसे एक कस्टम यूनियन बड़ा मार्केट बन रहा था, तो मैसिव यूएस ने यूरोप में कुछ अपने इन्वेस्टमेंट्स कर लिए, प्लांट फैक्ट्री फॉर्म्स खोल दिए ताकि वो इस मार्केट से एक्सक्लूड ना हो पाए. फाइनली, इन अ कस्टम यूनियन दैट इज़ ऑल्सो अ कॉमन मार्केट, free community-wide movement of labor and capital is likely to result in better utilization of economic resources of entire community. एक ये भी चीज़ है, जैसे हमने देखा कि कस्टम यूनियन में आने से क्या होता है, यू हैव अ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल. तो इस वजह से क्या होगा, लेट्स से ए नेशन है एंड बी नेशन है जो कस्टम यूनियन में आ रहे हैं, लेकिन होने से पहले, अग्रीमेंट साइन होने से पहले ए नेशन जो है, तो ये जो ए नेशन है यहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा है, बी नेशन में लेबर बहुत कम है. तो अगर यहाँ से यहाँ पे लेबर जा सकता तो बहुत अच्छी बात होती, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन. लेकिन यूनियन मेंबर बनने से पहले इनके बीच में बहुत मूवमेंट ऑफ लेबर का बहुत रिस्ट्रिक्शन था. ये वीज़ा का प्रॉब्लम, ये वो बहुत ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे. लेकिन जब ये कस्टम यूनियन में आए तो मूवमेंट बहुत इजीली होने लगा और एफिशिएंटली मूव करने लगा लेबर. वैसे कैपिटल भी इजीली मूव कर सकता है. These dynamic gains resulting from formation of custom union are presumed to be much greater than the static gains. Obviously ये जो बैकग्राउंड में ये जो gains आ रहे हैं ये ज़्यादा होते हैं compared to the static gains जो हमने, या static effects हमने जो डिस्कस किए. Indeed, the UK joined the EU in 1973 primarily because of them. UK ने जब EU ज्वाइन किया इसी डायनामिक बेनिफिट्स लेने के लिए EU में ज्वाइन हुआ 1973 में. Recent empirical studies seem to indicate that these dynamic gains are about 5 to 6 times larger than the static gains. तो यहाँ पे लोगों ने एम्पिरिकल स्टडी भी किया है कि किस तरीके से कितना ज़्यादा डायनामिक गेन्स होता है. तो उन्होंने देखा है कि स्टैटिक बेनिफिट से डायनामिक बेनिफिट्स 5 to 6 टाइम्स ज़्यादा होता है. द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन आर डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग ऑप्टिमम करेंसी एरिया. तो जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है कि कस्टम यूनियन फॉर्म करने की वजह से मॉनेटरी एस्पेक्ट में क्या इफ़ेक्ट होता है, वो ऑप्टिमम करेंसी एरिया में कवर किया है 20 चैप्टर में. टू बी पॉइंटेड आउट हाउएवर इज़ दैट जॉइनिंग अ कस्टम यूनियन बिकॉज ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक बेनिफिट्स दैट इट प्रोवाइड्स इज़ ओनली अ सेकेंड बेस्ट सोल्यूशन. तो कस्टम यूनियन ज्वाइन जब हम करते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक बेनिफिट्स देखकर जब हम करते हैं, तो वो एक सेकेंड बेस्ट सोल्यूशन होगा. द बेस्ट पॉलिसी मे बी फॉर अ नेशन टू यूनिलैटरली एलिमिनेट ऑल ट्रेड बैरियर्स. सेकेंड बेस्ट सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि स्टिल आपने फर्स्ट बेनिफिट ये है, फर्स्ट चीज़ ये है, बेस्टेस्ट पॉलिसी ये है कि सारे जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उसको ख़त्म कर दो. लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेंबर्स के बीच में कर रहे हो, तो वो सेकेंड बेस्ट सोल्यूशन हो गया. फॉर अ नेशन सच एज US दैट इज़ लार्ज इनफ टू अफेक्ट इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड, हाउएवर द एफिशिएंसी बेनिफिट्स resulting from unilaterally eliminating its trade barrier must be weighted against the worsening of its terms of trade. तो जो US है वो लार्ज नेशन है, ऑब्वियसली लार्ज नेशन क्या करता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करता है. तो जब वो बेनिफिट देख रहा है तो उसे अपना ये भी देखना पड़ेगा कि जो वर्सन होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड उससे ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है कि कम बेनिफिट आ रहा है.
The unilateral elimination of all trade barriers would also be difficult politically because of strong opposition from a very vocal and influential minorities that would be hurt in the process. Obviously ऐसा तो नहीं है कि trade barriers eliminate करना इतना easy है, नहीं, क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो अपोज करेंगे. क्यों? क्योंकि अब सिंपल सी बात है, ए नेशन जो है और बी नेशन है, पहले नहीं थे कस्टम यूनियन में. तो ए नेशन में जितने भी लोकल लोग थे वो अपना प्रोडक्ट बेच पा रहे थे. अब जब कस्टम यूनियन में आ गए, अब कस्टम यूनियन हो गया तो यहाँ से बी से इंपोर्ट सस्ता पड़ रहा है, तो लोकल लोग नहीं बेच पाएंगे, राइट. तो वो अपोज करेंगे. A related question is whether regional blocks are building blocks or stumbling blocks to free multilateral trade. तो ऑब्वियसली एक जगह पे हम बोल रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं उनको बेनिफिट होगा, लेकिन दूसरे जगह पर उनको बेनिफिट नहीं भी हो रहा है. नेशन एज अ होल बेनिफिट हो सकता है, लेकिन दूसरी जगह पर बोल रहे हैं कि नहीं, लोकल लोग अग्री नहीं करेंगे. तो इज इट बिल्डिंग ब्लॉक्स? द रीजनल ब्लॉक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स है कि स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, हम बोल नहीं सकते. दैट इज देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ डिसएग्रीमेंट हियर. Some economists believe that regional blocks permit more rapid trade liberalization. Others, such as Bhagwati, feel that they retard multilateral trade liberalization and lead to potential interblock conflicts. Perhaps we have the best of both worlds if trading blocks strive to reduce external as well as internal trade barriers and easily admit. तो ये trading blocks जो regional blocks, trading blocks जो बन रहे हैं, फ्री ट्रेड एरिया वाले, नाप्टा है, देन यू हैव इफ्टा, ये जो ट्रेड ब्लॉक्स बन रहे हैं वो क्या ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं? वो उसमें डिस्कशन और भी चालू है. थोड़े किसी ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात पे सपोर्ट करते हैं, थोड़े सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं. तो वो बात तो ठीक है, हम उसके इतने डिटेल में नहीं जाएंगे. वी हैव अंडरस्टूड दैट डायनामिक बेनिफिट्स कौन से. सबसे पहले हमने देखा कि कंपटीशन, देन सेकेंड वी सॉ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट, एंड फाइनली द फोर्थ इज़ मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल फ्रीली. ठीक है, तो ये आपके डायनामिक बेनिफिट्स हो गए. डू लाइक द वीडियो, कमेंट. मैंने एक तो क्वेश्चन आपको बोला ही है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है, उसका डेफिनेशन या तो उसका एक्सप्लेनेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए. शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.